चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले आपको संबोधन कर दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस बहरिया यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार का पार्ट 4। ये जो वीडियो बन रहा है आपका चौथा वीडियो बन रहा है बच्चों, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार को आज हम लोग जानने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक लिखा है और इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन करके एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि यदि आप ये टॉपिक समझ जाते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं बच्चों। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यह जो वीडियो होने वाला है आपके लिए ज्योग्राफी के लिए बहुत मस्त और मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और पहले जो है पॉइंट पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप यह देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार लिखा हुआ है बच्चों, और यहाँ हम लोग भारत की स्थिति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की स्थिति, भारत की स्थिति को पढ़ने वाले हैं। बच्चों ध्यान देना, आपका जो पहला टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत कैसा देश है, तो कहेगा भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश इसलिए है कि दुनिया के महत्वपूर्ण कुछ देशों पर ध्यान अपना नज़र दें। दुनिया में बहुत सारे देश हैं बच्चों, लेकिन बड़े बड़े देशों पर ध्यान दें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश की यदि हम बात करें, एक नंबर पर क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है बच्चों, रूस। तो जिस प्रकार दुनिया में अपने भूभाग को लेकर रूस का अस्तित्व है, दुनिया में अपने भूभाग को लेकर, अपने क्षेत्रफल को लेकर रूस का अस्तित्व है, उसी प्रकार देखा जाए बच्चों दुनिया में 7वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? भारत का। क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश कौन है? भारत। और इस तरह देखा जाए बच्चों तो अपना जो भारत है बच्चों, अपना जो भारत है, ये जो अपना भारत है बच्चों, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ये भारत जो है बच्चों, भारत जो अपना है, ये भारत, देखिए हम लोग पहले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या के मामलों में अपना दुनिया भर में एक स्थान बनाकर रखे हुए हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, उसी प्रकार दुनिया में 7वें नंबर पर किसका स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। बच्चों ये जो भारत है और भारत का जो भूभाग है बच्चों, ये जो भूभाग है ये बहुत विशाल है, बहुत विशाल। विशाल कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा है। इसलिए बच्चों कहा गया कि भारत एक क्या है? तो विशाल देश है। भारत कैसा देश है? विशाल देश है। विशाल देश होने का कारण ये भी है बच्चों कि अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान दीजिएगा और हो सके तो नोट करते चलिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, जिसे आप लगा लीजिएगा हेडिंग कि भारत एक विशाल देश है। इसको लगाने के बाद ये सारी चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। भारत का जो भूभाग है बहुत विशाल है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र में मैदानी भाग मिलता है। भारत के भूभाग पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र में कौन भाग? तो बहुत बड़ा क्षेत्र में मैदानी भाग मिलता है। तो हिमालय का पर्वतीय भाग मिलता है,
पर्वतीय भाग मिलता है, पहाड़ भी मिलता है, पहाड़ भी मिलता है बच्चों, पहाड़ भी मिलता है भारत में। उसके बाद मरुस्थल भी मिलता है भारत में, मरुस्थल भी मिलता है बच्चों। भारत के भूभाग पर जंगल भी देखने को मिलता है बच्चों, जंगल भी, नदी भी, क्या समझे, नदी, झील। बच्चों इस तरह देखा जाए तो भारत के भूभाग बहुत सारे क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र नदी घाटियों में डेल्टा क्षेत्र पाया जाता है। देखा जाए तो इन सारी प्राकृतिक संपदाओं से भारत जो है परिपूर्ण है, भारत जो है संपन्न है और बहुत बड़े क्षेत्र में सब फैले हुए हैं बच्चों। भारत में देखा जाए तो नदियों का जाल है, नदियों का जाल है। भारत में देखा जाए तो उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, अनेकों प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती हैं, अनेकों झील देखने को मिलते हैं, पर्वत पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस तरह देखा जाए बच्चों तो भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें बच्चों तो याद करिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है बच्चों, याद करके रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बात समझे। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पहले टॉपिक पर चर्चा कर लिए, ठीक, हम लोग कर ले चर्चा। आप लोग का एक काम करिएगा कि इसको ना उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। जो पहला टॉपिक है 1 नंबर देखिए, भारत एक विशाल देश है। कैसे विशाल देश है अभी आपको हमने समझाया, ये सारे टॉपिकों को नोट कर लीजिएगा नोट्स पर अपने। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक को एक मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों दूसरा टॉपिक है भारत का अक्षांशीय विस्तार और तीसरा टॉपिक है देशांतरीय विस्तार, बात समझे। आखिर सवाल यह है बच्चों कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है, उसको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ही क्यों कहते हैं। तो चलिए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं इस वाले टॉपिक को और इस वाले टॉपिक को, बात समझे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। वही बात करें देशांतरीय विस्तार की बच्चों, वही बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, कहाँ तक बच्चों यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, बात समझे। अब इसको समझते हैं हम लोग। बच्चों पार्ट 3 और पार्ट 2 वीडियो में आप लोग देखे होंगे, ये जो है पार्ट आपका 4 होने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है, समझे। ये जो है वीडियो पार्ट 4 होने वाला है स्थिति एवं विस्तार का। उसमें आप लोग देखे होंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में, आप देखे होंगे ग्लोब के बारे में बताया गया होगा आपको। फिर हम पुनः चर्चा करते हैं बच्चों ग्लोब की। ये आपका हो गया ग्लोब, क्या हो गया बच्चों, ग्लोब हो गया। और इस ग्लोब पर यदि हम बात करें कि भारत किस साइड में है, किस दिशा में स्थित है, भारत का लोकेशन कहाँ है, तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। अभी तो कल बताए थे ना पार्ट 3 में, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये ईस्ट पोल और ये वेस्ट पोल, मतलब कि ये पूर्वी ध्रुव है और ये पश्चिमी ध्रुव है। बच्चों आपको बताया गया था कि 0 डिग्री लाइन है, एक क डिग्री लाइन है तो 0 डिग्री लाइन है, इसका नाम क्या है तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा नहीं। बच्चों ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब देखिएगा ध्यान पूर्वक, इधर उधर मत देखिए, एकदम ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दूसरा और तीसरा टॉपिक पर चर्चा होने जा रहा है। उसके बाद हमने बताया था कि 0 डिग्री लाइन इसको अगर लेते हैं तो ये देशांतर है बच्चा, देशांतर और इसी को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। बोले थे ना कि 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं तो प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसका उपयोग समय निर्धारण में होता है, बच्चों। और आपको हम बताए थे कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, किससे गुजरती है,
तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कौन रेखा? तो 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। इतना तो बताया गया था आपको। बच्चों आपको हम बताए थे कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसके ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग जो है इधर वाला, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध ये बताए थे ना। और 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे बच्चों? पश्चिमी गोलार्ध। इतना आपको हम कल बताए थे। उसके बाद एक चीज और बताया गया था आपको, एक चीज और बताया गया था बच्चों कि ये जो आपका विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा आपका है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो विषुवत रेखा आपका है 0 डिग्री लाइन जो है, इसके नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि विषुवत रेखा के, ध्यान से सुनिएगा, विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है बच्चों, उसको हमने बताया था आपको कि उत्तरी गोलार्ध है। कौन गोलार्ध है बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध है। इतना आपका क्लियर हो चुका था कल के क्लास में। तो बच्चों अब इस पर ध्यान देना है कि भारत की स्थिति किधर है। अब ध्यान दीजिए कि ये ऊपर वाला भाग कौन गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? तो उत्तरी गोलार्ध है। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। बच्चों भारत की स्थिति जो है ना, भारत की स्थिति जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अपना भारत है, ठीक है, समझिएगा कि ये अपना भारत है। ये अपना क्या है? तो ये अपना जो है भारत है, समझे? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। बच्चों भारत की स्थिति की बात करें, ये जो भारत है, अब देखिए चित्र के माध्यम से देखिएगा, ये आपका 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध। भारत की स्थिति को देखिए ध्यान से, किस गोलार्ध में स्थित है? तो कहेंगे कि भारत की स्थिति की हम बात करें, भारत की स्थिति की बात करें बच्चों, तो पहले क्या बोलेंगे कि ये तो उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति क्या है? तो कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बच्चा? भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। तथा और देखा जाए तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में भी है। किसमें बच्चों? तो पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ स्थित है? प्रश्न करेगा बच्चों, भारत कहाँ स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? तो क्या बोलिएगा कि भारत जो है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, 0 डिग्री लाइन से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, उधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए ना भारत स्थित कहाँ है? तो भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ना समझे? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों इस चित्र को बना लीजिएगा, इस चित्र को बना लीजिएगा। आगे और हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार। अभी तो भारत का स्थिति देखे हैं, भारत का स्थिति देखे हैं अभी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी तो ये देखे हैं हम लोग। अब जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। चलिए उस पर चर्चा करते हैं बच्चों। इसको बना लीजिएगा चित्र को, चित्र से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जो है बच्चों समझ पाए होंगे कि भारत जो है कहाँ स्थित है। तो क्या बोलिएगा, किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी भारत का हम लोग मैप बनाएंगे और मैप बनाकर समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ भारत का जो है थोड़ा बहुत गलती बनेगा मैप, तो उसका कोई अथी नहीं लेना है, समझना है, ठीक है। मैप को समझना है और समझ के इसको याद भी करना है। चलिए लगभग मान लीजिए भारत है, ठीक है, लगभग मान लीजिए ये आपका
भारत है। ये हो गया भारत बच्चों, ये हो गया भारत। बच्चों मान लीजिए कि यहाँ बना दे रहे हैं, ये आपका इससे ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है और भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यही बताया गया अभी आपको कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। ये कौन है बच्चों? तो ये है उत्तरी गोलार्ध। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये है उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में, और ये है 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर के अनुसार ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या होगा? तो पूर्वी गोलार्ध। तो भारत बच्चों देखा जाए तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। ये भारत का लोकेशन कहाँ है? ग्लोब पर देखिए, वर्ल्ड के मैप पर देखिएगा ना, विश्व के मैप पर, तो भारत का जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो कहाँ है बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझे? ये भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है बच्चों, भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखो ध्यान से, एक डिग्री है तो 0 डिग्री, इसके बाद क डिग्री आएगा? 1 डिग्री, फिर क डिग्री? 2 डिग्री। बच्चों ये भारत का जो दक्षिणी छोर है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में ना है। ये जो भारत का दक्षिणी छोर है, ये वाला, ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 0 डिग्री से देखिए ना, 0 डिग्री से ऊपर है, हल्का सा 0 डिग्री से ऊपर है कि ना? ऊपर है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है बच्चों, थोड़ा गौर करिएगा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन 0 डिग्री से बच्चों थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं है? ऊपर है ना। तो इसका मतलब कि 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। तो ये भारत का जो लोकेशन है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट। हम बताए थे आपको कि ऐसे किसी संख्या पर ऐसे कोमा टाइप ऐसे दिया रहेगा ना, तो उसको मिनट बोलते हैं, और जब 2 को दिया रहेगा ना, तो उसको सेकेंड बोलते हैं। 1 ठहरेगा तो मिनट, और 2 ठहरेगा तो सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत का मतलब स्थिति है। यहाँ पे स्थिति भारत का है। कहाँ? तो उत्तर में, उत्तरी अक्षांश में। ये अक्षांश है ना बच्चा, देखो यहाँ से इसे अक्षांश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसे करके 8 डिग्री पर आएगा। क डिग्री पर आएगा? 8 डिग्री पर आएगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट से, कहाँ तक बच्चों? तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपका ये जो स्थिति है कहाँ तक है? उत्तरी अक्षांश में। देखिए ध्यान से, ये अक्षांश से पर है, उत्तरी अक्षांश, ऊपर भी से उत्तरी अक्षांश आएगा, ऊपर भी उत्तरी अक्षांश आएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बच्चों समझने का प्रयास करिएगा, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जो अक्षांश है, तो 8 डिग्री का डिग्री, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। बात समझे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो भारत का विस्तार देखिए ध्यान से, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये कौन विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 से लेके, देखिए अक्षांशीय विस्तार इसलिए कर रहे हैं ना कि ऐसे एकदम खींचिएगा लाइन पूर्व से पश्चिम तक, तो अक्षांशीय ना होगा। भारत जो है अक्षांश पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? तो अक्षांश पर स्थित है बच्चों। भारत कहाँ स्थित है? अक्षांश पर ऐसे स्थित है, ऐसे करके अक्षांश पर स्थित है। और भारत का जो ऊपरी छोर आता है 37 डिग्री 6 मिनट पर आता है, और नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है। तो कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है बच्चों? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है भारत। बस समझे? उसके बाद और देखिए ध्यान से, उसके बाद बच्चों थोड़ा सा और फिर चित्र बना दे रहे, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद यदि आपसे और प्रश्न करे, देखिए ध्यान से, ऐसे हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया,
एक आ गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री देशांतर हो गया। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर है बच्चों, 0 डिग्री देशांतर, तो इसके इस साइड में कौन गोलार्ध है? इस साइड में है पूर्वी गोलार्ध। कौन गोलार्ध है? तो पूर्वी गोलार्ध। और इधर कौन गोलार्ध है बच्चों? तो पश्चिमी गोलार्ध। इधर कौन गोलार्ध है? तो पश्चिमी गोलार्ध है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ पे जो 0 डिग्री लाइन है विषुवत रेखा, इसी के ऊपर ना इसे भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा। बात समझ रहे हैं ना बात को? देखिए ध्यान से, ग्लोब है तो मान लो ग्लोब पर यहाँ पे क डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके मतलब इधर की वजह से बढ़ेगा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और भारत के जब यहाँ पे आएगा, भारत की इस वाला छोर पर, यानी भारत के ऐसे ग्लोब पर करते हुए 1 डिग्री 2 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध में ऐसे बढ़ते हुए देशांतर आएगा। ये देशांतर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते हुए देशांतर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे आएगा, ऐसे बढ़ते हुए। ठीक है, तो कहाँ से आएगा? तो मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री है देशांतर, और यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए आ रहा है, बढ़ते हुए आ रहा है, बढ़ते हुए आ रहा है। जैसे ही भारत के भूभाग को टच करता है बच्चों, भारत के भूभाग को, तो 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया। ऐसे करते 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 जो है, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचता है? तो यहाँ पहुँचता है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए किधर? तो पूर्वी देशांतर। देखो ना ध्यान से, ग्लोब जो है बच्चों, इधर तो पश्चिम है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है ना, तो यहाँ अब देखो ना, यहाँ से इधर बढ़ रहा है, इधर इधर पूर्वी में बढ़ रहा है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, ऐसे 1 2 3 4 5 डिग्री करते 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 कहाँ आता है? 68 डिग्री 7 पर आता है, तो भारत के भूभाग को टच करता है। तो 21 साइड में तो टच करता है, तो पूर्वी देशांतर, इधर है ना देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर करके बढ़ेगा, तो आके 68 डिग्री 7 मिनट पर भारत के भूभाग से टच करेगा। तो ये बोलेंगे पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी यहाँ से लेके भारत, यहाँ से लेके बच्चों भारत, यहाँ से लेके भारत जब यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 के बाद फिर बढ़ेगा 69 70 71 72 से आएगा कि नहीं आएगा? अब डिग्री बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा, बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा, तो बच्चों यहाँ पे आता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। प्रश्न करेगा कि भारत, यहाँ प्रश्न करेगा बच्चों, लिख लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा अच्छी तरह से, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, पूछेगा प्रश्न कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखो यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, और यहाँ मैप बनाकर भी नोट कर लीजिएगा कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है। यदि प्रश्न करेगा आपसे बच्चों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो कहना कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। फिर प्रश्न करेगा बच्चों कि देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का, तो कहना कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। बच्चों समझ में आया? यह है भारत का विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। बच्चों एक चीज और याद करके रखिएगा, इस साइड में ना, इस साइड में अरब सागर है। कौन है? अरब सागर। ठीक है, अभी नीचे हम समझा रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, मैप को भी बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से बना के समझिएगा। ठीक है, और याद भी करिएगा, 2 बार 4 बार इंडियन मैप बनाकर अभ्यास करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है भारत के द्वीप समूहों को मिलाने पर। बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या है?
एक द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। याद करिएगा कि यहाँ पे अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। और ये जो अरब सागर इस साइड में है ना, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। क्या बच्चों? लक्षद्वीप। बस समझे? अरब सागर में लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बच्चा बोल रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है और बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, ठीक है। यदि उनको मिला दिया जाए, सभी भारत के द्वीप समूहों को मिलाने पर, जैसे द्वीप समूह में लक्षद्वीप आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा और बहुत सारे हिंद महासागर में भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ठीक है। यदि उनको मिला दिया जाए तो दक्षिण में विस्तार यानी जो यहाँ 8 डिग्री 4 है ना, इसके नीचे आएंगे तो 6 डिग्री पर आएगा कि नहीं आएगा? 6 डिग्री 45 मिनट तक हो जाएगा। यानी भारत का जो है आकार नीचे और ऐसे बढ़ जाएगा ना। तो क्या बोला है यहाँ पे कि भारत के द्वीप समूहों को मिलाने पर दक्षिण में भारत का विस्तार क्या होगा बच्चों? तो कहना कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कब होगा? तो बोल रहा है कि भारत के द्वीप समूहों को यदि मिलाकर देखा जाए, यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, इसको लिख के नोट कर लीजिएगा। इसी को याद करना है बच्चों, इसी को याद करना है। इसी चीज को हम यहाँ मैप पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बताए थे आपको कि ये जो विषुवत रेखा जोड़ की लाइन है, 1 डिग्री यहाँ पे आएगा, 2 डिग्री 3 से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मान लो कि यहाँ भारत ऐसे है, तो भारत का ये जो विस्तार है अक्षांश पर कितना है? 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन कह रहा है कि जब भारत के द्वीप समूहों को भी इसे मिला दिया जाए, द्वीप समूहों को, तो ये भारत का जो विस्तार होगा ना, 8 के नीचे भी आ जाएगा। तो 8 नीचे कितना? 6 डिग्री 45 मिनट पर हो जाएगा। आप समझे? तो वही कह रहा है कि द्वीप समूहों को मिलाने पर दक्षिण में भारत का विस्तार कितना हो जाएगा? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश बच्चों हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है बच्चों। आशा करते हैं कि आप मैप पर समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसके बाद एक पॉइंट और है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, साफ करने जा रहे हैं इसको आप बच्चों। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत का, देखिए ये भारत अपना है, ये इसे भारत हो गया, और ये दक्षिण भाग है भारत का। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिण है, और यहीं पे जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों यहीं पे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बच्चों यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है बच्चों। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। यदि आपसे प्रश्न करे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो क्या बोलिएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पे देखो लिखे हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो याद करना बच्चों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोकेशन यहाँ पे है, भारत के दक्षिण में बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर का जो एरिया लेकर ऐसे है। यहाँ बंगाल की खाड़ी आएगा पूर्व साइड में, और उसी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और नीचे जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य में क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यही इसी द्वीप समूह पर, ये भारत का द्वीप समूह है, याद करिएगा। इसी द्वीप समूह पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो प्रश्न करता रहता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बच्चों। इसके बाद प्रश्न करेगा आपसे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न फिर करेगा आपसे, प्रश्न यही करेगा कि भारत का जो लोकेशन है बच्चों, वो कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। बताए थे ना इसे,
ग्लोब पर बताए थे इसे करके कि 0 डिग्री लाइन है, इसके बाद 23.5 डिग्री लाइन आता है, 23.5 डिग्री लाइन आता है जो कर्क रेखा होता है। क्या होता है बच्चों? कर्क रेखा होता है। और यहाँ पे जो अपना इसे भारत है ना, भारत, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। किस साइड में? तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। ठीक है, तब ये तो कन्फर्म हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। चलिए मैप बनाकर समझते हैं इसको भी बच्चों। ऐसे मैप बना लेंगे हम लोग, ऐसे मैप बना लेते हैं करके, थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं मैप को, थोड़ा सा बड़ा मैप को कर लेते हैं। मैप को थोड़ा सा, ऐसे नहीं होगा भाई, यहाँ से ऊपर से बना के इसे कर ले रहे हैं, ऊपर का भाग आप समझिएगा कैसे होगा। ठीक है, ये भारत हो गया। और भारत में बोल रहा है कि कर्क रेखा, भारत के बच्चा, ये भारत जो है ना, भारत के बीचों बीच इसे कर्क रेखा गुजरती है, बीचों बीच। कितने एंगल पर? तो 23.5 डिग्री ना, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। बच्चों यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सवाल बनता है, प्रश्न यह बनता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, याद करिएगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है बच्चों, कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से, कई राज्यों से? तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य भैया? 8 गो है। तो सबसे पहले आपका राज्य आता है गुजरात, लिख लीजिएगा गुजरात। बच्चों कौन सा राज्य आता है? गुजरात। गुजरात के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आता है बच्चों? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को ही हम लोग एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। एमपी क्या कहते हैं बच्चों? एमपी कहते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आता है आपका, मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। क्या आता है बच्चों? छत्तीसगढ़, याद करिएगा, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। फिर आता है आपका झारखंड बच्चों। क्या आता है? झारखंड, झारखंड आता है बच्चों। फिर आता है पश्चिम बंगाल बच्चों। क्या आता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। उसके बाद बच्चों इधर हम आते हैं, बात करते हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। और फिर उसके बाद और बात करते हैं तो कर्क रेखा मिजोरम से भी गुजरती है बच्चों, मिजोरम से भी गुजरती है। याद करके रखिएगा कि कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, और बच्चों और कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। बच्चों यहाँ पे हम एक चीज और लिख दे रहे हैं, राजस्थान, राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और कहाँ से बच्चों? तो मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। टोटल कितने राज्य है बच्चों? गिन लीजिए एक बार, टोटल कितने राज्य है? तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कर्क रेखा बच्चों 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। यदि आपसे प्रश्न करे कि सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई कहाँ है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम लंबा कर्क रेखा यहीं पे है ना। लंबा कहाँ है कर्क रेखा सबसे अधिक लंबा? तो लंबा राजस्थान में। और न्यूनतम यानी कम कहाँ है बच्चों लंबाई? तो कम लंबाई है राजस्थान में। बात समझे? सबसे अधिक लंबा कर्क रेखा कहाँ है? किस राज्य से गुजरता है कर्क रेखा ज़्यादा लंबाई में? तो यहाँ मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई के मामले में कर्क रेखा कहाँ है? तो राजस्थान में।
और झारखंड के रांची शहर से गुजरता है। कहाँ से बच्चों? रांची। रांची का नाम सुने हैं ना? रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड के रांची से गुजरता है कर्क रेखा। बच्चों प्रश्न करेगा आपसे प्रश्न करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। क्रम पूछेगा बच्चों, तो कहिएगा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक प्रश्न और करेगा कि उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कितना डिग्री होकर, तो 23 डिग्री 30 मिनट। 23.5 डिग्री से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है बच्चों? 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए फटाफट इसको बनाइए, नोट्स पर अपने लिखिए, उतारिए और अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से सजाकर नोट्स को बनाइएगा। जितना बेहतर नोट्स बनाइएगा उतना ही बेहतर जो है आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा, और जितना बेहतर ज्ञान का संचार होगा एग्जाम में उतना ही अच्छा करिएगा आप, समझे? तो इसलिए बच्चों नोट्स को बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो है एक पॉइंट और बचता है, पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर। ये जो बच्चा है ना, यहाँ बता दे रहे हैं, नहीं पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हट गए हैं, और ध्यान रहे कि इसको याद भी करना है, क्रमबद्ध तरीका से याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है, बात समझे? और अब यह वीडियो जो है बच्चों, उन बच्चों को भी शेयर करो जो आपके दोस्त साथी हैं, जिनको क्लास में पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ नहीं मिलते हैं। जो बच्चे इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छी नहीं रख पाते हैं, जिनके अंदर पढ़ने की ललक है, उनको यह वीडियो शेयर करो। बताओ कि अपना एक संस्था है ओम क्लासेस, उसका एक यूट्यूब चैनल है ओम क्लासेस बैरिया करके। जब उसको सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आएगा, और उसमें जाकर देखो बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। और यह ज्योग्राफी का वीडियो है बच्चों, अपने दोस्तों को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि जब आप अपना काम करिएगा तो हम अपना काम करेंगे। तो आपका काम है वीडियो को अच्छी तरह से देखना, वीडियो शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आगे की कड़ी में जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करने वाले हैं। देखिए बार बार आपको जो है भारत का मैप बनाना पड़ रहा है, बात समझे? इसलिए हम कहेंगे बच्चों कि जितना अधिक हो सके आप भारतीय मैप, इंडियन मैप को बनाने का प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैप बनाने नहीं आता है। अरे हमको भी कहाँ बनाने आता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से बच्चों ना अपने आप जो है सब क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, अपने आप जो है मैप बनाने आ जाता है। तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, चलिए बच्चों फिर मैप बनाकर हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों ये भारत का हम मैप बना रहे हैं, और मैप बनाकर भारत का उस पर चर्चा पुनः होगा, समझे? थोड़ा बहुत टेढ़ रहेगा तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि केवल समझना है, और समझाने का ही उद्देश्य यहाँ पर चल रहा है कि आपको समझाया जाए। तो ये थोड़ा बहुत टेढ़ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे? चलिए ये मान लेते हैं भारत है, ज़्यादा क्लियर नहीं बन पाया है, लेकिन मान लेते हैं कि अपना जो है क्या है बच्चों, भारत है। मान लेते हैं कि अपना क्या है बच्चों, भारत है। ठीक है, ज़्यादा क्लियर नहीं बन पा रहा है भाई, कैसे ही घबरा जा रहा है। चलिए ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ। ये भारत है बच्चों, और ये भारत का उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है ना, यानी उत्तर और दक्षिण, और ये पश्चिमी भाग है बच्चों। ये कौन सा भाग है भारत का? पश्चिमी, और ये जो है पूर्वी भाग है। इतना तो याद होगा आप लोगों को, ये पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है। बच्चों उत्तर से लेके दक्षिण तक
भारत की दूरी पूछेगा। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की दूरी कितनी है, तो कहना बच्चों कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर यहाँ पे देखो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ लिख दे रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है बच्चों, तो याद करके रखना कि 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर यहाँ से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी दूरी है भारत के भूभाग की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों जब पूछेगा कि पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक भारत की दूरी कितनी है बच्चों, तो कहना कि पश्चिम से लेके पूरब तक या पूरब से लेके पश्चिम तक भारत की दूरी 2933 किलोमीटर है बच्चों, 2933 किलोमीटर है। याद करके रखिएगा। देखें यहाँ पे लिखा गया है कि पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। तो वहीं यदि बात किया जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की दूरी कितनी है, तो याद करके रखना बच्चों कि 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर बच्चों। यही आज का आपका टॉपिक है। और याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि यह जो है आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। इससे पहले 3 जो है वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। इसको देखने से पहले आप पीछे का 3 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पीछे का देखिएगा, पीछे वाले वीडियो में जब समझ आपकी विकसित होगी तो ये पार्ट 4 वीडियो देखिएगा बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। बच्चों मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, यदि मैं यदि 100 के स्पीड में चल रहा हूँ तो आप प्रयास करिए कि मेरे साथ आप भी चलिए, क्योंकि जब आपकी और हमारी गति सेम होगी, बराबर होगी, तो पढ़ाई मज़ेदार होगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। लेकिन जब भैया हम स्पीड से बढ़ेंगे और आप धीरे धीरे चलिएगा, तो पता है ना कि गति वाला आदमी आगे बढ़ जाएगा और धीरे वाला धीरे ही रह जाएगा। इसलिए अपने तेज को बढ़ाइए, अपने गति को बढ़ाइए स्टडी के प्रति। देखिए अभी रात का टाइम लगभग जो है 10 से पार हो रहा है, 10 से पार हो रहा है टाइम। और रात में जो है ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आप ही के लिए बना रहा हूँ कि बच्चे पढ़ेंगे, उनका नॉलेज बढ़ेगा, बच्चों का पेपर जो है अच्छी तरह से बनेगा। जब बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चे अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण होंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, सम्मानजनक नंबर लाएंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और इसीलिए मेहनत कर रहा है आदमी। तो आपका भी दायित्व है कि मेरे साथ आप भी मेहनत करिए। बात समझे? आप ये मत समझिएगा, ये मत समझिएगा आपकी बस आते जाते रहेंगे और पढ़ाई हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पढ़ने के लिए अपनी नींद जो है गंवानी पड़ती है। आराम से सोने के चक्कर में अपना भविष्य फ्यूचर सुला दीजिएगा। इसलिए जाग जाग कर पढ़िए। स्वस्थ हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, तो नौजवानी वाली ऊर्जा का सही उपयोग करिए, उसका दुरुपयोग ना करिए। धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं ये ओम क्लासेस का जो है, ये ओम क्लासेस का बोर्ड है, अभी व्हाइट बोर्ड। इस पर आप देख रहे हैं कि आपको अभी भूगोल पढ़ा गया। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, पार्ट 5 लेकर आएंगे और वह जो है इससे भी मस्त होने वाला है। धन्यवाद।